स्टार्ट करते हैं। तो आज है मॉडर्न फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2। कल हम लोगों ने पढ़ा था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में और आज हम लोग मैटर वेव के बारे में पढ़ेंगे। फोटोइलेक्ट्रिक में मैंने आप लोग को आइंस्टाइन इक्वेशन पढ़ा दिया था, सारे रिलेशंस पढ़ा दिए थे और न्यूमेरिकल लगा रहे थे हम लोग, और सिर्फ एक टॉपिक बचा हुआ है फोटो सेल के बारे में, है ना। बाकी सब कुछ पढ़ लिया हम लोग ने, ठीक। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन रह गया था। लाइट वेवलेंथ ऑफ कितना है 1240 एंगस्ट्रॉन इन इंसिडेंट ऑफ मेटल हैविंग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब क्या दिया, न्यू नॉट दिया हुआ है ना। फटाफट पेन चलाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, लिखना नहीं क्वेश्चन, ठीक है, घर पे लिखना हो। व्हाट इज द मैक्सिमम गाइड, आपसे क्या पूछा गया, केई मैक्स। फटाफट ऐसे करें, केई मैक्स क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा लो नोट्स में, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन इफ लाइट हैज इंटेंसिटी आई दिया हुआ है, आई मतलब p अपॉन a दिया हुआ है ना। आई का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब ये स्मॉल एन बनाना पड़ेगा, एक में मैंने करके ये दिखाया था, उसमें पर एरिया करके बताया था, वही वाला सेम टू सेम करना है, वहां फॉर्मूला बनाया था। यहाँ पर क्या नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड नहीं चाहिए, पर सेकेंड को डिवाइड करोगे एरिया से, है ना, तब मिलेगा तुम्हें नंबर ऑफ फोटोन पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। स्मॉल एन क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड ना, लेकिन हमें पर सेकेंड तो चाहिए नहीं सिर्फ, तो अगर पर सेकेंड को हम एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ फोटोन पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा इसका, सारे के सारे कर लेंगे आप। गुड मॉर्निंग नदीम, साइलेंट कर लो भाई, ठीक है। तो यहाँ पर के मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्या हो जाएगा सर, एस सी बाई लैम्डा, ठीक है, माइनस वर्क फंक्शन, यही तो होगा। और हम वर्क फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा, एच न्यू नॉट, दोनों की वैल्यू पता है, एच की वैल्यू पता है और न्यू नॉट की वैल्यू भी पता है, वेवलेंथ भी दिया हुआ है, सब कुछ पता है, हम के मैक्स निकाल सकते हैं। जैसे स्मॉल एन निकालती थी, स्मॉल एन जो है फोटोन पर टाइम होता था, टोटल टाइम, तो फोटोन पर नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकंड होता था, उसको एरिया से डिवाइड कर देंगे तो फॉर्मूला नहीं मिल जाएगा। तो जो फॉर्मूला था पी लैम्डा बाई एस सी, उसमें ए और मल्टीप्लाई हो जाएगा, टर्म बात खत्म हो गई। इतना ही करना है, तो इतना टाइम क्यों लगा दी, पहला वाला लेक्चर अभी देखा नहीं इसीलिए। ओके, अच्छा हाँ, तुम एब्सेंट थी ना बेटा, हाँ। ओके मैं भूल गया। ये कितना जगह 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉन अपॉन, ये क्या हो जाएगा 12, अरे ये तो कट गया है ना, यहाँ पे यूनिट भी कट गई, बचा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। माइनस 6 पॉइंट, मैंने कहा 6.6 ले लेना, यही सिखाया था मैंने, 34 इंटू क्या है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 4.8 इंटू 6 10 की पावर 14, 10 टू द पावर 14। सब कुछ एसआई में है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक है। प्लस 14 लिखा है ना मैंने, सॉल्व करिए उसको, आंसर निकालिए। यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ पे 1.6 × 10⁻19 से डिवीजन में भी आएगा डिवाइड भी करना पड़ेगा दोनों तरफ पूरी वैल्यू को, फोटो इलेक्ट्रॉन बोला है ना इसलिए, या फिर आप कन्वर्जन करने के लिए। यहाँ पर क्या है, हाँ एच, ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड भी करना पड़ेगा, यहाँ पर 1.6 × 10⁻19 आ जाएगा और यहाँ पर भी 1.6 × 10⁻⁻⁹, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। देखा जाए
एक मिनट रुक जा बेटा, मुझे चेक करने दे रहा है इसको, मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है एक्चुअली। -20 एक मिनट रुक जाइए बस, मैं बता रहा हूँ। देखो अगर हम लोग इसको यहाँ नहीं करेंगे, इसको हम लोग अगर h की वैल्यू पुट करें, फिर c की वैल्यू पुट करें, फिर लैम्डा की वैल्यू SI में करें, तो फिर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर लेके जाएंगे तो नीचे भी तो करना पड़ेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर यूनिट जो है आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं बनेगी, ठीक है। प्लैंक की और आपकी फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे भी। तो नीचे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना, इलेक्ट्रॉन वैल्यू कितनी आएगी 1.6 × -19, और यूनिट क्या बन जाएगी, ऊपर क्या बन जाएगी, वोल्ट आ रहा था यूनिट, अब क्या जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट चाहिए थी। यहाँ पर सही था, यहाँ हमने गलती कर दी, ठीक है, यहाँ करने की कोई जरूरत नहीं थी। आपको यूनिट चेंज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे किया। जब इसको सॉल्व करेंगे देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपका 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, माइनस यहाँ क्या आएगा देखना ध्यान से, यह आ जाएगा 6.6 × 4.8 इंटू ये क्या आएगा 10⁻⁻20। देखते हैं ना अभी कैसे सॉल्व हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻19, ये पूरा कट जाएगा, यहाँ बचेगा 10⁻⁻1। अब इसको मल्टीप्लाई करो, पहले 30 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.6 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 1.98, क्या मिलेगा 19.8 एक्चुअली 19.8, और जब इस 10 से डिवाइड करोगे बन जाएगा 1.98, जो कि अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है 2 के बराबर। तो ये पूरा सॉल्व हो क्या मिलेगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना आ गया 10 - 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई 8 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया, ये करना था, यही कर रहे थे हम, और यहीं पर क्योंकि हमने जो है हिसाब से किया। अब इसको जब आप जूल में कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्जन फॉर्मूले के हिसाब से क्या आएगा, ये 12.8 × 10⁻22 -19 जूल, -19, ये सारे आपको कन्वर्जन लिखवाए गए हैं, वो आप वहां से पढ़ लीजिए। कोई दिक्कत बॉस, बस कन्वर्जन में कंफ्यूजन है, ठीक है, कन्वर्जन कर लोगे तो सब हो जाएगा। किसी को अभी भी नहीं याद आ रहा है तो जाके करके, जो सबसे पहले मैंने एनर्जी और प्लैंक का रिलेशन सिखाया था, क्या सिखाया था, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, फ्रीक्वेंसी के, फिर वहीं शुरू किया था मैंने। फिर प्लैंक कांस्टेंट आया था E = h/ν, एनर्जी का जूल होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है पर सेकेंड, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको जूल और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा आपका पर सेकेंड, न्यूमरेटर में आएगा जूल सेकेंड बन जाएगा, ठीक है। उल्टा साइकिल करके लेकर के आओगे तो यहाँ पहुँचने में तुमको समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कैसे करते हैं, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल के बीच के रिलेशन मैंने लिखवा रखा है, ठीक है, वहाँ से आप कर सकते हैं। चलिए अभी काम खत्म नहीं हुआ लेकिन, ठीक है। अब स्मॉल n का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है वो क्या है, फोटोन पर सेकंड के लिए मैंने कहा था एरिया को डिवाइड कर दो, तो अब ये मेरा स्मॉल पुराना वाला नहीं है, मेरा पुराना वाला क्या था n, क्या भाई p λ/h, यहीं रुक जाते थे हम लोग, लेकिन अब मुझे क्या चाहिए, एरिया भी चाहिए। समझ में आया कि नहीं है, तो ये फॉर्मूला बन गया नंबर ऑफ फोटोन पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मीटर स्क्वायर कहाँ से आ रहा है, ये एरिया, पहले क्या था पर सेकेंड। समझ में आया कि नहीं आया, बस इतना ही करना था। इसको अगर हम चाहें तो P/U क्या लिख सकते हैं, I λ/, अब सॉल्व हो गया यार। SC होता है 12400, तुमने कितनी बार कर लिया, फिर से मल्टीप्लाई मत करते रहना, है ना। उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वो कर लेना, फिर इलेक्ट्रॉन को हटा करके आप क्या कर लोगे, इलेक्ट्रॉन को हटा के वहाँ पर आप चाहो तो 1.6 × 10⁻19 पुट कर सकते हो, ठीक है। इसकी यूनिट कितनी आएगी, फोटोन पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये यूनिट आनी चाहिए इसकी, तो बाकी सब कट जाना चाहिए।
तो अगर आपको ऐसे डर लगता है कि नहीं मुझे 12,400 समझ नहीं आता है, तो भैया आप सारी वैल्यू एसआई में पुट कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, वैल्यू सारी पुट कर रहा हूँ एक्चुअली। आई की वैल्यू कितनी है 100, ठीक है, लिखिए 100। फिर क्योंकि वो एसआई में इसलिए मैंने उसमें कुछ भी नहीं किया, लेकिन यहाँ अंगस्ट्रॉम में चेंज करूंगा। ये 1240 गुणे 10 की पावर क्या आ जाएगा -10। अब ये मीटर में हो गया, इसमें क्या आ गई मीटर। नीचे डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, h क्या होता है भाई बताइए आपको, 6.6 इंटू 10 पावर -34। क्योंकि फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट फिर एंगस्ट्रॉन है, फिर वहाँ से टाइम वेस्ट होगा मेरा। मैं मीटर में ही करना चाहता हूँ सब, ठीक है। अच्छा एक चीज़ मुझे लेकिन करनी है सही, 100 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है, उसको मीटर में करना पड़ेगा। तो डिवीजन में क्या आएगा 10 की पावर -4, 10 की पावर -4 आ जाएगा। क्या कर रहा हूँ मैं, सेंटीमीटर को, बेटा इधर देखो, जिसको नहीं आ रहा है समझ में ऐसे किया बेटा, ये बहुत बेसिक बात है वैसे, ठीक है। देखो डिनोमिनेटर में था ना, ये डिनोमिनेटर में था ना, तो डिनोमिनेटर में सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं 10 की पावर -2 मीटर। तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर मतलब 10 की पावर -4। तो अगर मुझे ये हटाना है सेंटीमीटर को यूनिट से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। अब यूनिट क्या हो जाएगी वॉट पर मीटर स्क्वायर, और वैल्यू हो जाएगी 100/10 की पावर -4, ठीक है। तो मुझे एक 10 की पावर -4 नीचे ले आना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद c जानते हैं कि 3 इंटू 10 टू द पावर, जब आप ऐसे लिखना सीख जाओगे, अब इसमें टेंशन फ्री होके तुम सॉल्व कर सकते हो, तुम्हारा आंसर हमेशा सही ही आने वाला है, बिकॉज तुमने सब कुछ एसआई में कर लिया। अगर किसी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट से डर लगता है, किसी को एंगस्ट्रॉन से डर लगता है, तो भाई साहब आप कुछ मत करिए, सिर्फ एसआई सिस्टम पकड़ लीजिए, आंसर हमेशा सही आएगा, ठीक है। सबसे सिंपल लेकिन सबसे लेंदी तरीका होता है, ठीक है। कुछ चीज़ों का टाइम वेस्ट होगा। अब भाई देखो कुछ चीज़ तो कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होगी ना, ठीक, तो करिए, सॉल्व करिए, आंसर निकालिए। देखो ये -10 था, ये -34 बन गया -24, और यहाँ -4 बन गया -28। -28 में से 8 गया, कितना बचेगा -20। सबसे पहले मैंने कितनी बार बोला है कि 10 को सॉल्व कर लो, और उसके बाद जो वैल्यू बचे उनको डिवाइड करते रहना कल तक, है ना। तो आंसर इसका आएगा 62.43 इंटू 10 टू द पावर 22, ठीक है। मैं एक सेपरेटिंग लाइन खींच रहा हूँ, ठीक है, ये, और इसका यूनिट क्या होगा मीटर स्क्वायर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है भैया, आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन बहुत ही आसान था लेकिन बहुत कठिन हो गया, बस यूनिट का थोड़ा सा लोचा होने की वजह से, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। एक बार आप रिवाइज करेंगे आपको मैं समझ में आ जाएगा अच्छे से। आगे बढ़ जाए, चलिए ठीक है। When metal is irradiated by monochromatic light, मतलब इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, the maximum kinetic energy of photoelectron is 1.2 electron volt if frequency of the light is increased by 50%। तो पता है 50% मतलब क्या हो गया, 0.5 टाइम्स आप इंक्रीज कर दे रहे हो। तो 1 था ही तो 0.5 ऐड किया तो कितना जाएगा 1.5 से तो मल्टीप्लाई कर दो विद द प्रीवियस, ठीक है। तो नई फ्रीक्वेंसी कैसी दिखेगी, न्यू फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ ओल्ड, ठीक है। देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज 3.6। तो पहले क्या है के ओल्ड कितना है, के ओल्ड दिया हुआ है 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और के न्यू कितना है 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कह रहे हैं इवैल्यूएट द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। अगर थोड़ा सा भी पढ़ा होगा मुझसे तुमने तो तुम्हें पता है कि ये क्या होता है, और चुपचाप करके निकल जाओगे, टाइम बचाओगे अपना।
बहुत कठिन है चाहिए क्योंकि तुम्हें पढ़ा नहीं है, पढ़ लोगे तुम्हें ऐसा लगेगा। ठीक है भाई, किसको किसको नहीं आ रहा है, इतना अच्छा मैंने आंसर बता दिया कि फाई कांस्टेंट है यार। इक्वेशन लिख लेते बड़े भाई, के ओल्ड इज इक्वल टू 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, मान लेते हैं उस टाइम फ्रीक्वेंसी क्या थी, न्यू। ठीक है, माइनस, यही तो इक्वेशन नंबर 1 होगा। फिर दूसरे वाले में क्या है, के न्यू विल बी इक्वल टू, प्लीज अपना कॉमन सेंस रेडी रखा करिए, क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही आसान है अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो। अब इस पूरे इक्वेशन में सिर्फ फ्रीक्वेंसी बदल रही है यार, एस तो कांस्टेंट, फाई भी कांस्टेंट, बचा तो सिर्फ न्यू ना, बस वो हो जाएगा 1.5 टाइम्स ऑफ पुराना वाला। तो मैं इसको लिख दूंगा 1.5 एच न्यू, है कि नहीं। और मैं यहाँ लिख दूंगा सेम वर्क फंक्शन, बिकॉज वर्क फंक्शन हमेशा उसकी परिभाषा में ही उसका आंसर है। उसका परिभाषा कहता है कि ये मिनिमम एनर्जी है जो कि रिक्वायर्ड होती है फोटो इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए किसी भी मेटालिक सरफेस से। तो वो मिनिमम एनर्जी तो जितनी थी पहले उतनी ही रहेगी ना, मेटल तो नहीं बदला मैंने तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी बदला है ना। ठीक है, ये वही बात हो गई कि सत्यम को मैंने चेंज कर दिया, फ्रीक्वेंसी बदल जाएंगे तो मतलब इसको डांटते नहीं है, फ्रीक्वेंसी और डांटना बढ़ा देंगे तो सत्यम क्या होगा, सत्यम सत्यम ही रहेंगे ना। डांट तो तब भी खाना है, पहले बाद में, पहले धीमे धीमे डांटते थे, अब तेज तो डांटते हैं। समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ से एच न्यू की वैल्यू निकालेंगे अपन और उसको उठा करके इसमें पुट कर देंगे। 10th क्लास में पढ़ा था पहली बार मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड, और वही मुझे याद है, उससे मेरा आंसर आ जाएगा। तो भैया जी यहाँ पर एच न्यू इक्वल टू हो जाएगा 1.2 प्लस फाई नॉट, उठा करके सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.5 गुणे 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस फाई नॉट, और बाहर क्या है माइनस। अब कुछ लोग बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे, कहेंगे ये 0 हो गया। अरे भैया 1.5 का गुणा होगा, 1.5 का गुणा होगा, तो 1.5 माइनस 1 करोगे तो 0.5 बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 1.5 फाई नॉट माइनस फाई नॉट, और ये कुछ नहीं लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, तो फाई नॉट कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 0.5 फाई नॉट। इससे सिंपल कुछ नहीं है बेटा। फिर ये बस मल्टीप्लाई कर लेना, इधर भेज देना, आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो फाई नॉट कितना आएगा, आई थिंक इतनी बेसिक कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। आप जैसे इंटेलिजेंट बच्चों के लिए ये चीजें तो बेइज्जती की तरह लग रही होंगी, तो मैं माफी चाहता हूँ, है ना। ऐसा सवाल लेकर के मैं आया, अगली बार मैं और अच्छा सवाल लेकर के आऊँगा, कोशिश जारी है। तो ये देखिए, यहाँ से गुणा करना चाहते हैं या डेसिमल हटाना चाहते हैं। डेसिमल हटाना मैंने बहुत सिखाया है ना आपको। 1.5 को लिख सकते हैं 3/2, 1.2 क्या लिखेंगे, 3/2 लिखेंगे 1.2 को। हाँ 1.2, ये क्या हो गया यार, गड़बड़ हो गया। तो 12/10 लिख ले भाई, तू 12/10 लिख ले। हाँ, और 12×36 होता है, और नीचे क्या था 20। ठीक, अब तो डिवाइड कर ही लेगा, है ना, 36/20 हो गया, और उठा के इधर भेज दियो। ठीक, तो सॉल्व कर लियो, आंसर आ जाएगा। देखो, जिसको अभी भी नहीं आ रहा है, 3.6 माइनस 36/20 इज इक्वल टू 0.5 को मैं लिखूंगा 1/2। 0.5 मतलब 1 का आधा ना, तो 1/2 फाई नॉट। ठीक है भैया, ओके हो गया। तो कितना आ गया ये 1.8, कितना आ गया 1.8, 3.6 माइनस 1.8 कितना होता है 1.8 होता है। ठीक है, 1/2 फाई नॉट, तो 1.8 यहाँ बचेगा, 18 दूनी 36, एक दशमलव लगाओगे 3.6, तो फाई नॉट इज इक्वल टू 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया भैया, लिख डालिए फटाफट, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। डन। और ये करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, किसी का आंसर नहीं आया मेरे पास, क्यों? तुम लोग का नहीं आया ना आंसर? अरे इसमें भी गलत हो जा रहा है, सोचो कितनी बड़ी बात है।
इसमें कैसे गलत बता सकते हो? मुझे जानना है, क्योंकि मुझे जानना है कि आप एग्जाम में क्या करोगे फिर, क्योंकि ये इससे तो बेकार क्वेश्चन होने, क्योंकि मैंने आपको मेन चीज़ तो बता दी थी लिख के। जब मैंने ये लिखा था, बिकॉज जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब मैंने ये आपके सामने लिख दिया, मुझे नहीं लगता कि इसके आगे कोई गलती होनी चाहिए आपसे। वो लिखने के पहले कर दी थी। तो उसके बाद भी तो आंसर मैं अभी तक निकाल रहा हूँ, हैं? कितना टाइम लगता है ये सब करने में? वो तो मैं धीमे धीमे कर रहा हूँ, थोड़ा ना मुझे आंसर तो समझ देना चाहिए ना, हाँ इतना आ गया, फिर मैं करता रहूँ, ये तो होना चाहिए ना। तुम्हारा क्या हुआ था जी, क्यों लड़की? लगभग क्या होता है? जिस ये कोई मतलब आप लगभग का क्वेश्चन है, आपको मेन चीज़ बता दी गई है। लीनियर इक्वेशन 10वीं क्लास की लीनियर इक्वेशन अगर आप नहीं कर रहे हो और एग्जाम इतने करीब है तो बड़ी बात हो गई यार। ये तो मतलब कैलकुलेशन आप मेहनत नहीं कर रहे हैं घर पे। चीज़ें तो एकदम हाथ ऐसे भागने चाहिए, जैसे लगना चाहिए कि भैया रेस लगी हुई है, सवाल ख़त्म होने चाहिए 30 सेकंड के अंदर। तो ये एकदम सुस्ती लगी हुई है, वो पीछे बैठी हुई है माता, उनको लग रहा है कि बहुत समय है मई में भी। ये क्यों नहीं कर पाई? तो यहाँ तक तो कर ही दिया था मैंने, क्यों? अलग ही नशे में हो। रेस नहीं है, तुम्हारी रेस खत्म हो गई, लग रहा है सब खत्म हो गया फ्यूल अभी। जब ऐसे सवाल आए ना, टूट पड़ना चाहिए, कम से कम कॉन्फिडेंस आता है कि हमने ये कर लिया। ठीक है, चलिए भाई, अलाइड ऑफ 2 मिली वॉट लिखा है, मिली लिखा है, ठीक है। 10 की पावर माइनस, जैसे जैसे ही मिली बोलो दिमाग में क्लिक होना चाहिए, 10 की पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई करना है भैया। फिर 6000 एंगस्ट्रॉम, तो अगर आपको एसआई में करना है तो 10 की पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई होना चाहिए। फिर वेवलेंथ इंसिडेंट ऑन अ फोटो सेल इफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, अब आपसे जानबूझ के खेला गया है, यहाँ पर आपसे लैम्डा नॉट पूछा गया है, और आपको मैंने सिखाया था न्यू नॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट, लैम्डा नॉट, है ना। आगे क्या है, ऑफ एमिटर इज, अच्छा माफ करना यहाँ दिया हुआ है, इफ लिखा हुआ था, ठीक है कोई बात नहीं, वहां लैम्डा नॉट दे दिया, और अच्छी बात है मेरे लिए। तो 7000 एंगस्ट्रॉम मतलब 7000 गुणे 10 की पावर माइनस 10 मीटर हो गया। दोनों रेडी रखो अपना आंसर, बाद में कह रहे हैं 2% इंसिडेंट फोटोन इजेक्ट द फोटो इलेक्ट्रॉन, तो कह रहे हैं जितने भी फोटोन आए, तो कैपिटल इज द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फोटोन, उसके 2% जो है क्या हो रहे हैं आपके, क्या कर रहे हैं भैया, ठीक है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सैचुरेशन, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया, आईएच पूछा गया है, ठीक है वेरी गुड, इन द फोटो सेल। कैसे निकालेंगे, क्या रिलेशंस आपके पास है, नोट्स आपके पास है, उसको पलट सकते हैं अगर चाहे तो, ठीक है। पावर का फॉर्मूला है तुम्हारे पास, पावर से तुम्हें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटोन मिल जाएगा, उसका 2% निकाल लोगे, तुम्हें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। खत्म हो गया क्वेश्चन, इतना ही करना था। और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन मिल गया तो मतलब करंट मिल गया, क्योंकि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन क्या रिप्रेजेंट करता है, चार्ज को, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे। लास्ट में फॉर्मूला लिखवाया था ना फोटो इलेक्ट्रिक करंट, उसके अंदर लिखवाया था मैंने, अगर ध्यान हो तो NS * E लिखवाया था, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर सेकंड कर देंगे तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ऐसे क्वेश्चन को समझोगे तो फटाफट कर लोगे, ठीक है। फिर से ट्राई करते हैं, पावर से शुरू करते हैं, पावर से ही हमें n मिलेगा, पावर दी हुई है तो क्या हो जाएगा ये बताइए, n लैम्डा बाई NHC बाई लैम्डा, ठीक है। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p लैम्डा बाई SC। लो भाई, अब सारी वैल्यू पुट कर लोगे, आंसर खटाक से आ जाएगा। सबको SI में ही करना है, तो ये हो जाएगा बेटा 2 × 10 की पावर माइनस 3, और ये हो जाएगा 6000 × 10 की पावर माइनस 10, वैल्यू पुट कर डालो, ठीक है। 6.6 10 की पावर माइनस 34, 3 × 10 पावर, बस आपने सॉल्व कर लिया, अब आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कर डालिए जितना कर सकते हैं, -10 -3, तो यहाँ से क्या चल जाएगा, बचेगा -21, ठीक है। पावर कितनी बचेगी, -21। पूरा सॉल्व कर डालिए, 6.6 से आपको 6 बैलेंस हो जाएगा, वहाँ नीचे 1.1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1.1, ठीक है। ये 2 × 6 × 10 की पावर 3 है,
नीचे क्या है 6.6 इंटू 3 इंटू ये -21 और ये प्लस का 8 कितना आ जाएगा बच्चे? आ जाएगा बताओ 13 है ना, -13 तो 0.61 into 10 की पावर 16 0.61 10 पावर 16 उसको कर लो 6 इंटू 10 पावर 15। बात तो सही है ना, सही किया तुम लोग ने तो। ये जाएगा 6 इंटू 10 टू पावर 6.1 नहीं लिखेंगे ना भाई, 1 क्या उतना तो अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया तुम्हें? यू गेट द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकेंड। लेकिन इतने फोटोन हिट होने के बाद भी फोटो इलेक्ट्रॉन इतने नहीं निकल सकते हैं। कितने निकल रहे हैं? 2% निकल रहे हैं। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना तो और आसान है, इज इक्वल टू 2% ऑफ नंबर ऑफ फोटोन। 2% मतलब 2/100 गुणे कितना 6 इंटू पावर 15। तो ये हो जाएगा आपका 13, ये हो जाएगा 12 इंटू 10 पावर 13 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। और जब आप मल्टीप्लाई, यही हो गया आपका आंसर। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे वैसे ही आपको सैचुरेशन करंट मिल जाएगा। IS इज इक्वल टू होता है Ne इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक चार्ज का वैल्यू अपॉन टाइम। टाइम की वैल्यू कितनी है? T इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो आंसर क्या है? जो आपके सामने लिखा हुआ है उसी को सिर्फ क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है 1.6 × 10⁻19 से। जैसे ही करेंगे वैसे ही आंसर आ जाएगा 19.2 into 10 की पावर यस, -6 वेरी गुड। 19.2 into 10 to the power -6 एम्पियर। ठीक है, ये इसका आंसर है। वेरी गुड, ऐसे ही करना होता है। खुद से करिए, तेज तेज करिए कैलकुलेशंस। गलती होगी तो हम तो हैं ही। आगे बढ़ जाए। यस सर। चलो, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि मैग्नेटिक सुनते ही दिमाग घूमने लगता है ये कहाँ से आ गया, मैग्नेटिक का काम क्या है, तो कंफ्यूजन नहीं होगी, ध्यान से पढ़ोगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड टू बेंड फोटो इलेक्ट्रॉन ऑफ मैक्सिमम एनर्जी इन अ सर्कल। तो एक्चुअली आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जैसे नॉर्मल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है वही हो रहा है, लेकिन जैसे ही कैथोड से इलेक्ट्रॉन भैया मेरे जंप कर रहे हैं, उनको हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले जा रहे हैं। और कभी भी कोई चार्ज अगर प्लेस किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उसके ऊपर फोर्स लगता है ना, मैग्नेटिक फोर्स लगता है, जिसकी वजह से वो एक सर्कुलर पाथ को ट्रेस करता है। किसी को याद नहीं है तो अब फिर से याद कराते हैं। यहाँ से हम लोग चार्ज को प्रोजेक्ट करते थे, है ना, विथ वेलोसिटी v, और हमारी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस प्रकार की होती थी, और हम मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालते थे, है ना, और हमारा चार्ज किस तरीके से ये होती थी, आपकी सर्कुलर पाथ को ट्रेस करता था। याद करोगे तो समझ में आएगा। मैग्नेटिक फोर्स काम करता था सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। तो वही कंसेप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन तक कठिन नहीं है, जब बस आपको पीछे के टॉपिक याद होने चाहिए। ठीक है, तो फिर से कह रहे हैं कि जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड है फोटो इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, जिसकी एनर्जी मैक्सिमम मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है एक सर्कल में, जिसका रेडियस कितना, सर्कल मोशन करवा रहे हैं जिसका रेडियस 50 सेंटीमीटर है, और लाइट जो है उसकी वेवलेंथ है 3300 एंगस्ट्रॉन, और उसको इंसिडेंट कर रहे हैं किसके ऊपर, बेरियम एमिटर के ऊपर। ठीक है, और उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो कितनी है, B = 6 पॉइंट, इतना जो सेंटेंस इस्तेमाल किया यहाँ से लेके वहां तक, उसकी वैल्यू कितनी है 6.7 - 6 टेस्ला। अच्छा ठीक है, तो कह रहे हैं व्हाट वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन फोटो इलेक्ट्रॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस। डेटा आपसे क्या पूछ दिया, Q पूछ दिया। Q क्या होता है, चार्ज। IS इज इक्वल टू Q/Q होता है भैया। Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड इनटू जो चार्ज की, एक चार्ज की वैल्यू है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन ही आपको देगा Q की वैल्यू। ठीक है, सॉल्व कर डालिए और मुझे आंसर बता दीजिए। तो काइनेटिक एनर्जी के क्वेश्चन शुरू करते हैं। काइनेटिक एनर्जी के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ना, पहले मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल लें। तो क्या होता है भाई, हाफ mv, क्योंकि इससे मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी, हाफ mv max स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
SC बाई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है। 6.6 वर्क फंक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सब कुछ तो दिया हुआ है बच्चे, आप कर लेंगे खुद ही ये, आपको भी मिल जाएगा सामने यहाँ पे है। SC की वैल्यू पता है, लैम्डा की वैल्यू पता है, फाई की वैल्यू पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, 1/2 तो पता ही होता है सबको, है ना। सबसे पहले आप वेलोसिटी का फॉर्मूला बना दीजिए, और आपको मैंने ऑलरेडी बना के दिया हुआ है, तो मैं इसको डेरिवेशन नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/m SC बाई लैम्डा माइनस फाई। भैया जिसको नहीं आता है, ये 2 ऊपर गया, ये m नीचे गया, इसको मैंने ब्रैकेट में कर दिया, फिर जैसे इसको हटाएंगे रूट लग जाएगा भैया, ठीक है। इतना ही किया मैंने, बस कुछ भी दिमाग नहीं लगाया, ठीक है। सबको SI में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर नहीं चाहिए हमको, तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हर जगह पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। 1.6 × 10⁻19। SC वाले केस में तो ऑलरेडी वो एडजस्टेड हो जाएगा अगर तुमने 6.6 के फॉर्म में वैल्यू पुट कर दी तो, ठीक है। कहाँ वैल्यू SC जब पुट करोगे तो वहाँ वोल्ट में आंसर आता है, इलेक्ट्रॉन में नहीं आता है। तुम्हें पता नहीं है ये बात, तो पता होनी चाहिए। तो अगर 12400 यूज करोगे तब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा, तो आंसर में फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.6। तो दोनों तरीके से आंसर निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत की बात यहाँ है नहीं। तो उसमें इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई नहीं कर लूंगा मैं, कैसी छोटी छोटी बातें करती है। इलेक्ट्रॉन 1.6 × -19 मल्टीप्लाई कर दूंगा, वोल्ट नहीं हो जाएगा ये। 2/, यही मैं बोल रहा था अभी, जब सुनती नहीं है क्या, जब मैं बोल रहा था क्वेश्चन शुरू होने से पहले मैं ये बात बोल रहा था, ध्यान से पढ़ो भैया। यहाँ आ जाएगा SC की वैल्यू 6.6 × 10⁻34 × 3 × 10⁸। लैम्डा कितना है 3300 10⁻10, ठीक है। अब ये वोल्ट में ही है, माइनस 2.5 × 1.6 × 10⁻। काम ही खत्म हो गया है, ऐसा वोल्ट में सॉल्व करो, मीटर पर सेकंड में आंसर आएगा, क्योंकि वेलोसिटी निकालनी है ना, ठीक। अंदर सॉल्व करेंगे तो 2 × 10⁻19 आएगा। 4/9 × 10⁻12 ये आएगा। हाँ वो अंडर रूट ला रहा है। हाँ, तो 2 और 3 निकल जाएगा बाहर, है ना। रूट के अंदर आएगा 4/9 10⁻12। यस सर, ठीक है, ये मीटर पर सेकंड में है। फिर आ जाएगा 2/3 और 10⁻12 है, तो कितना आएगा बाहर 10⁻6। 6 का स्क्वायर हो जाएगा ना, हाँ ठीक है, 10⁻6 मीटर पर सेकंड। ये हो गया तेरा वेलोसिटी, ठीक है भैया। अब एक रिलेशन होता है मैग्नेटिक फील्ड का, क्या होता है बताइए। BEV क्या हो जाएगा, याद नहीं है फॉर्मूले, क्या करोगे बेटे, फॉर्मूले की शीट बना लो यार, लेके बैठा करो आप लोग। बहुत डिसअपॉइंट कर रहे हो ऐसे, तो एग्जाम आ रहा है एकदम सर पे, चैप्टर खत्म हो गया, बहुत टाइम हो गया। इस इक्वल टू लिखिए mv²/r। आपको ये भी नहीं पता है, ये क्या है सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल ही तो किया है। फटाफट कर डालो, खत्म करो। तो हमें क्या चाहिए, E चाहिए, तो हमारा क्या आ जाएगा, एक तो यहाँ से गया, ठीक, B नीचे चला जाएगा, mv/r × B। मास कितना है 9 × 10⁻31, और V कितना निकाला था 2/3 × 10⁻6। हाँ सेंटीमीटर में दिया है, उसको मीटर में कर लेना बच्चे, 0.5 आ जाएगा, तो उसको 1/2 लिखता हूँ मैं, ठीक है। V कितना है 6.7 × 10⁻⁻6, ठीक है, ठीक है। अब कट पिट करना स्टार्ट करो। ये देखो यहाँ पर 3 2 जा 6, तो यहाँ पर आ रहा है 6 × 10⁻⁻6 है यहाँ पर,
और यहाँ कितना है -31, तो कितना आएगा -25, ठीक है। और इधर कितना बचेगा 10 to the power +6, और नीचे क्या है ऊपर एक और आ रहा है 2, ठीक है। और ये आ रहा है 6.7, आ रहा 1.8 × 10⁻19, गलत आ रहा है 12 है ना वो, ठीक है। और अभी यहाँ 10⁻25 ऊपर और है, ये +6 बैलेंस नहीं किया ना मैंने अभी तक, इसको बैलेंस कर ले बेटा, ये हो गया, देख एकदम परफेक्ट आ रहा है, ये -19 आ गया, -19 और डिवाइड कर ले सही से, ये 12 हो जाएगा ना, डिवाइड कर ले, 6.7 है, अप्रॉक्सीमेटली 7 से कर ले, देख एकदम 1.71 आ रहा है, तो इसमें 1.8 आएगा, उससे बड़ी छोटी वैल्यू आएगी, छोटी बड़ी वैल्यू से कर रहा हूँ ना, छोटी वैल्यू आएगी ना, और तो 6.7 से कर ले, अब 12 को डिवाइड कर ले 6.7 से, 1 पॉइंट आ रहा है 8, सही तो आ रहा है 1.8 × -19, तो ऐसे MCQ के लिए बता रहा हूँ स्पेशली। अब ये 12 है, 6.7 है, राउंडिंग ऑफ करोगे तो ये क्या बन जाएगा 6.8 बन जाएगा, या इसको इंक्रीमेंट करना, हटाना, इसको रिमूव ही करना है, ठीक है, तो इसको 7 बन जाएगा, 7 से करेंगे, 7 से तो कर ही लेंगे, कम से कम 1.7 आएगा। क्लियर है कि 1.7 नहीं आना चाहिए, उससे थोड़ी बड़ी वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि और छोटी वैल्यू डिवाइड कर रहे हैं, तो उसमें दिया रहेगा ऑप्शन में 1.8 आसपास, तो आप आसान से लगा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है, ये हो गया कूलम, ठीक है। ये क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन कर लो। The graph between the stopping potential and the frequency of the incident radiation is shown in the figure. Calculate Planck's constant work function, ठीक है, निकाल लोगे डायरेक्टली। ये ग्राफ स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला ग्राफ है भैया, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब जब आपको ये फ्लैट लाइन दिखे क्लियरली कि वहां से स्टार्ट हो रहा है, तो क्लियर है कि ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी, इस पे फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटर में स्टार्ट होंगे, तो वो दिया हुआ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और वहां पर आपको V0 दिया हुआ है, के मैक्स इज इक्वल टू क्या होता है वो सब तुम समझते ही हो, ठीक है। निकल जाएगा क्वेश्चन 1 सेकंड में, क्या हो जाएगा h न्यू माइनस h निकालना है, तो h न्यू माइनस h न्यू नॉट इज इक्वल टू क्या होता है EV नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल 1.656 दिया है, जब आपका 1 और 5 चेंज हो रहा है, उसमें मल्टीप्लायर दिया हुआ है 10⁻14 हर्ट्ज, क्या दिया हुआ है 10⁻14 हर्ट्ज, तो बस हो जाएगा सॉल्व, और क्या। तो यहाँ से एक्चुअली तुम लोग को ये आता है पढ़ने कि नहीं बच्चों, नहीं आता है, यहाँ 1 मार्क है, यहाँ 5 मार्क है, ये इसके ब्रैकेट में लिखा है ये मल्टीप्लायर है, तो इसके आगे 1, अगर ये वैल्यू निकालनी है तो 1 × 10⁻14 करोगे, ठीक है, तुम्हें वैल्यू मिल जाएगी। फिर 5 लिखा हुआ है ना, तो 5 × मल्टीप्लायर करोगे, तो 5 × 1 5 हो जाएगा, × 10⁻14 हर्ट्ज, समझ में आया, ऐसे निकाला जाता है, समझ में आ गया। तो एक वैल्यू क्या होगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है, ये हो गया बेटा ये, ठीक, और ये क्या हो गया न्यू, ये क्या दिया हुआ है, ऐसे ढूंढा मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल, समझ में आया कि नहीं आया। E को मल्टीप्लाई कर दूंगा स्टॉपिंग पोटेंशियल से, क्या मिल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था Ke = hν - hν नॉट, ये क्या है, दिस इज योर वर्क फंक्शन बच्चे, ठीक। पहले मुझे h चाहिए था, तो मैंने इसको, अभी मेरा पूरा फोकस इसके लिए h के लिए, तो h = क्या हो जाएगा EV नॉट, और यहाँ जाएगा फ्रीक्वेंसी माइनस, ठीक है, मल्टीप्लायर को बाहर रख लूंगा, 5 - 1 कर लूंगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और E क्या होता है 1.6 और V कितना दिया है 1.656, और नीचे क्या है, ये हो जाएगा 5 - 1 × 10⁻14, इतना ही करना है बच्चे, आंसर आ जाएगा आपका 6.62 × 10⁻। -34 आएगा ना, ठीक है, -34 यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, जूल सेकंड होगी ना, सेकंड कैसे होगा, जूल सेकंड होगी, अभी इसके पहले बताया तो था मैंने निकाल करके, ठीक है। अब वर्क फंक्शन तो हम लोग ने पहले ही निकाल सकते थे, लेकिन हमने वो निकाला नहीं, इस क्वेश्चन में चाहे होते तो हम बिना प्लैंक कांस्टेंट के ये निकाल देते, ठीक है। कैसे, क्योंकि हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अब जो ग्राफ पढ़ना जिसको आता है उसको बेनिफिट तो मिलेगा, ग्राफ पढ़ना आता है तो उसको प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू पता है, प्लैंक कांस्टेंट माफ करना, उसको वर्क फंक्शन की वैल्यू
पता है। प्लैंक कांस्टेंट को हमने ऑलरेडी ये वैल्यू पता थी, तो हम यहाँ से डायरेक्टली क्या करते थे, फाई नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, h न्यू नॉट 6.6 10 टू द पावर -34 इनटू क्या कर देते, वहां लिखा हुआ है क्या है भैया 1 इंटू 10 पावर, तो इसको सिर्फ 10 की पावर 14, तो आंसर क्या आ गया 6.6 इंटू 10 टू द पावर -20, हो गया खत्म इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्वर्ट करने के क्या करेंगे, डिवाइड करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन से। ये अभी किस में आ रही है यूनिट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रही है क्या, नहीं, अभी किस में आती है, अभी ये जूल में आ रही है, किस में, जूल में। फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होगा, तो याद नहीं है तो याद कर लीजिए, आगे मैं बता रहा हूँ कैसे यूनिट बनती है। 10वीं क्लास में जा रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ जूनियर क्लासेस में ही हर आंसर है आपके, वहां पर पहली बार पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था वर्क डन पर यूनिट व्हाट, बताओ, चार्ज, ठीक है, तो वहां से हम लोग निकालते थे। ठीक है, तो वर्क क्या होता है, जूल, चार्ज क्या होता है, कूलम। ठीक है, फिर वहां से आप आओगे तो फिर इसका मतलब है कि अगर आपको वोल्ट में लेके जाना है तो जूल को चेंज करना पड़ेगा किसमें, वोल्ट, और चार्ज आ जाएगा, फिर टाइम से डिवाइड कर देंगे तो बन जाएगा करंट। समझ में आ रहा है, हाँ ठीक है, सही बता रहा हूं। ठीक है, ऐसे करके तो जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है। अगर अभी भी किसी को समझ नहीं आया तो एक काम कर देना बस भाई कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से डिवाइड कर देना। ठीक है, जैसे डिवाइड कर दोगे वैसे ही जूल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इतना तो करना आता ही होगा। तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट करना है, यूनिट होगी जूल, 6.6 10 पावर -20 डिवाइडेड बाई 1.6 10 पावर -19, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगा माइनस 0.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है, गुड, 0.41 क्योंकि जानबूझ करके आपको इसमें फंसाएंगे। तो एक चीज कमी दिख गई सबके अंदर कि सबको कन्वर्जन प्रॉब्लम है, तो आज सब क्या करेगा, सारे कन्वर्जन के फॉर्मूले एक शीट पे लिखो और याद कर डालो, उसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे करते हैं, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे करते हैं। ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट SC/लैम्डा की यूनिट क्या होगी, उसका सिंपल तरीका एक बार h की यूनिट निकाल लो, C की पता है मीटर पर सेकंड होती है, लैम्डा का पता है मीटर होता है, एंगस्ट्रॉन होता है, तो उसको बार खेलो उसके साथ। ठीक, कम से कम हम इसमें तो ना हमें टेंशन हो एग्जाम में कि हम यूनिट नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे, हमें सब आता है और हम यूनिट नहीं कन्वर्ट कर पाए, बेकार हो जाएगा, 4 नंबर चले जाएंगे फ्री वन के, है ना। तो आज जो चीज पता चली है उसको फटाफट उस पर वर्क करके उसको इम्प्रूव कर लो ताकि दोबारा ना करना पड़े। ठीक है, चलिए फोटो सेल आखिरी टॉपिक है इसका, लिखिए इसके बारे में थोड़ा सा फटाफट लिख डालिए या समझ लीजिए, इसको बाद में लिख लीजिएगा क्योंकि इसमें ज़्यादा, ये बस एक थ्योरी है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता है। ठीक है, अब फोटो सेल क्या होती है, एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है PE का, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, जो कि आप सोलर सेल देखते ही वो अपने आसपास है ना, उसमें भी यही सेम चीज़ होती है। ये क्या करता है, लाइट एनर्जी कन्वर्ट कर देता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कंस्ट्रक्शन क्या होता है फोटो सेल में, क्या होता है भैया बताइए, एक आपकी इवैक्यूएटेड सील्ड ग्लास ट्यूब होती है कंटेनिंग एनोड एंड अ कॉन्केव कैथोड ऑफ सुटेबल इमिटिंग मटेरियल सच एज सीजियम। ठीक है, कैथोड बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्केव क्यों बना रहे हैं बच्चे, कॉन्केव बना रहे हैं ताकि सारी की सारी क्या हो, आपकी एक उस पे इंसिडेंट करा सके, हम क्या करके कन्वर्ज करके, है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइट को उस पे कोई इंसिडेंट कराना चाहते हैं, इसलिए कॉन्केव बनाया। कॉन्वेक्स नहीं बनाया क्योंकि वो डाइवर्जेंट होता है, उस पे लाइट पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसको एक डायरेक्शन देने के लिए और मैक्सिमम इंटेंसिटी यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉन्केव स्ट्रक्चर बनाने की बातें कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए इसकी वर्किंग यहाँ पर आपको देखने को मिल ही रहा है। देखो ये क्यों, अभी जो बात बता रहा था मैं, है ना, मैक्सिमम इंसिडेंट कराना था तो हमने क्या कर दिया, इसको कॉन्केव बना दिया। इस पे इंसिडेंट होगा, इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। अब इसके बाद की चीज़ें तो आपको ऑलरेडी बहुत बार बता चुके हैं। क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे और एक बैटरी लगा रखी है टू मेक श्योर कि ये निगेटिव बना रहे और एक ये पॉजिटिव निगेटिव रहेगा, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलता रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता रहेगा और निगेटिव को रिपेल भी करता है। ठीक है, तो ये इजीली यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट हो सकते हैं और आसानी से हमारा फोटो करंट फ्लो करेगा। फोटो करंट फ्लो करेगा तो सर्किट में हमारे क्या आएगा, आउटपुट में मिलने लगेगा। ओके, तो यहाँ देखिए, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ कैथोड मटेरियल फॉल्स ऑन द कैथोड इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन आर कलेक्टेड बाय द एनोड। ठीक है, आगे देखिए, इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट, द करंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये अब क्लियर हो चुका है, आईएसटी साहब ने बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दिया था
कि इंटेंसिटी अगर बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा और फ्रिक्वेंसी बढ़ाओगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा। ठीक है, और कह रहे हैं कि द करंट वुड स्टॉप इफ द लाइट डज नॉट फॉल ऑन द कैथोड। जब लाइट नहीं फॉल होगी तो करंट नहीं फ्लो होगा। ठीक है, एप्लीकेशन कहाँ होता है? टेलीविजन कैमरा में, ऑटोमेटिक डोर में। अच्छा, ये होता है ना कि जापानीज वाली अगर कोरियन मूवी देखो, अब तो ऐसे इंडिया में भी आ चुका है, बहुत बड़ी बात की नहीं, हम लोग मैंने कॉलेज में खुद भी बनाया हुआ, आईआर सेंसर आता है ना, बहुत सिंपल होता है, लाइट सेंसर होता है ना, आप उसको लगा दोगे, बस उसकी प्रॉब्लम ये होती है उसकी रेंज बहुत कम होती है। ठीक है, तो उसके लिए आपको या तो डोर पे लगाना होगा, ऐसे लगाना होगा, जब तुम उसकी तरफ जाओगे तो वो सेंस करेगा, सिग्नल देगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगी और लाइट जल जाएगी। उसमें जो जितने ऑटोमेटिक होते हैं ना, इतने छोटे से रिले मॉड्यूल से मैंने बनाया था, आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करके चालू कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है उसमें। ठीक है, बहुत सिंपल सर्किट है कि भाई उसका काम ये है कि जब भी कोई आएगा तो हमारी बॉडी से क्या होगा, हम क्या है नॉन लुमिनस है लेकिन रिफ्लेक्शन होता है ना, तो हम लोग क्या हो जाएंगे भैया, यहाँ से लाइट सेंस करेगा, जैसे सिग्नल उसमें सेंस होगा मतलब यहाँ पर ये करंट फ्लो करेगा। ये जो करंट होता है ना, इसी को सिग्नल कहते हैं। सर्किट कंप्लीट हो जाएगी, सर्किट कंप्लीट होगी तो वो सर्किट ऑन हो जाएगी, उसमें एक रिले लगा होता है, रिले का काम होता है सर्किट को स्विच ऑन करना, ऑफ करना ऑटोमेटिकली किसी और पे डिपेंड होके। मतलब जब वो सिग्नल देगा बस उसका काम कितना है, सिग्नल देना और काम खत्म, फिर रिले सर्किट को कंप्लीट कर देगा, बस इतना करना होता है। समझ में आया? तो आप मॉल में जाते हो तो ऊपर एक लाइट लगी होती है गोली सी, आप ऐसे जाते हो तो फिर ब्लिंक 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 करते करते चालू हो जाती है ना तो जादू नहीं है वो, उसमें भी आईआर सेंसर लगा हुआ है ना, जब तुम ऐसे गुजरते हो वहां से तो वही होता है, रिफ्लेक्शन होता है, फिर उसमें इंसिडेंट होता है और वो एक्टिव हो जाता है। सेम ठीक है, ऑटोमेटिक डोर जितने होते हैं सब इसमें ये काम करता है। बर्गलर अलार्म उसमें भी होता है ना, अलार्म जो सेंस करता है वो भी ऐसे ही करता है ना, कहीं फायर हो गई, बहुत ब्राइटनेस हो गई है ना, तो उसमें भी अलार्म बजने लगता है, ये सब चीज़। आगे देखिए ऑटोमेटिक स्विचिंग ऑफ स्ट्रीट लाइट एंड ये सब जो अभी वही बता रहा था है ना लाइट के बारे में। तो ये हो गया एप्लीकेशन। अब पढ़ रहे हैं हम लोग मैटर ऑफ थ्योरी, चैप्टर आपका खत्म। क्या हो गया, एनर्जी नहीं है क्या? आज सब रो रहे हो है? चलिए कोई बात नहीं, जितना पढ़ पाएंगे पढ़ेंगे, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, फिर पढ़ा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैटर वेव, कल लिखिए इसके अंदर पहली हेडिंग, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। लिखिए एक्सपेरिमेंटल फेनोमेना ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन। लिखिए एक्सपेरिमेंटल ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, कॉमा करके रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, are explained only on the basis of wave theory. Wave theory. ठीक है, this phenomena verify the wave nature of light. ऐसे रहने दो, इतना ही लिख लो, ये तो अंडरस्टूड है, पढ़ के आ रहे हैं पीछे का बस। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा रेक्टेलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट के बारे में है ना, लाइट ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में रे ऑप्टिक्स के अंदर, फिर वे ऑप्टिक्स पढ़ा कि हमने इंटरफेरेंस से वेरीफाई किया, फिर डिफ्रैक्शन से वेरीफाई किया कि लाइट कभी भी स्ट्रेट लाइन में तो करती है फ्लो लेकिन वेव नेचर उसके अंदर पाया गया। ठीक, अब हम लोग एक नई चीज सीखने वाले हैं कि मैटर मतलब एक मैटर भी होता है, मतलब कुछ मास भी होगा उसके पास है ना। अब उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, जो कि एक नया आपकी थ्योरी होगी जो कि डे ब्रॉगली ने दी थी है ना। लिखिए आगे, एक्सपेरिमेंटल फेनोमेनन ऑफ लाइट, एक्सपेरिमेंटल लाइट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट and Compton effect
एंड कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ेंगे। एंड कॉम्पटन इफेक्ट पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनालिसिस। आर एक्सप्लेन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ आर एक्सप्लेन, ये सारे इफेक्ट हैं जो कि आप वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आर एक्सप्लेन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। These phenomena verify the particle, ये सब लिख लो, बहुत important। These phenomena, मैं शॉर्ट में ही लिखवा रहा हूँ। Verify that light does not have any definite nature। इसके पास कोई फिक्स नेचर नहीं है, ठीक है। Rather its nature depends on its experimental phenomenon। आप जिस प्रकार का एक्सपेरिमेंट करेंगे उसी प्रकार से आपको नेचर ऑफ लाइट देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं हम लोग कि अगर हम एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें कि आपका तीन आपके पास नेचर आ गए, इसमें से मैं कहता हूँ दो ही हैं। वेव को मान के चलो, वेव और रेक्टिलिनियर तो एक साथ ही हो गए ना, वो स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करता है लेकिन वेव फॉर्म में करता है ना। तो वेव को पकड़ लेते हैं और इसको तभी ड्यूअल नेचर का नाम कहेंगे, है ना। तो पार्टिकल नेचर, तो जब आप कभी भी एक्सपेरिमेंटल पीई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं या कोई भी आपका वेव ऑप्टिक्स का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको पार्टिकल नेचर देखने को नहीं मिलेगा, वहाँ पर क्या मिल जाएगा, वेव नेचर मिल जाएगा। और जब आप फोटो इलेक्ट्रिक करेंगे तो आपको पार्टिकल नेचर मिल जाएगा क्योंकि आपको करंट दे रहा है ना, फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटर भी दे रहा है। तो ये अलग अलग नेचर शो करता है अलग अलग एक्सपेरिमेंट में। तो जब एक नेचर शो करता है दूसरा नेचर ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लिखिए इसके अंदर, दिस इज नोन एज ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। दिस इज नोन एज, यही चैप्टर का नाम भी है। तो अभी तक ये चल रहा था कि नहीं सिर्फ एक ही इसमें नेचर हो सकता है, तो वहाँ पर उस विवाद पर यहाँ पर आकर सेटलमेंट हो गया कि यार इसमें क्योंकि अलग अलग एक्सपेरिमेंट में अलग अलग नेचर देखने को मिला, तो इसका मतलब इसको कह सकते हैं कि लाइट के पास कई नेचर हैं जिसमें से वो अलग अलग नेचर अलग अलग एक्सपेरिमेंट में यूज़ कर सकता है। समझ में आ गया? आगे लिखिए इसमें डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस लिखिए, इस हाइपोथेसिस को लिखिए। हाइपोथेसिस से क्लियर है कि इसका कोई एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं है। लिखिए डी ब्रॉगली इमेजिन that as light possess both wave and particle nature,
Similarly, matter must also possess similarly matter also possess both nature पार्टिकल एज वेल एज वेव। कह रहे हैं कि अगर ऐसा लाइट कर सकता है तो एक छोटा मैटर जो है वो भी बोथ नेचर को पोजेस कर सकता है, यानी कि वो वेव नेचर को पोजेस करेगा और लाइट नेचर को। ये इनकी पहली हाइपोथेसिस है। आगे लिखिए नेक्स्ट, डी ब्रॉगली इमेजिन दैट despite particle nature of matter, waves must also be associated with material particle। ठीक है, waves associated with material particles are known as matter इन्हें कहते हैं मैटर। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ मूविंग पार्टिकल। हो गया? यस। चैप्टर शुरू होते ही खत्म हो जाएगा, तुम लोग को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि डेविएशन जनरलाइजेशन पढ़ना नहीं है, बस ये आखिरी टॉपिक है, खत्म। फिर बोर क्वांटाइजेशन पढ़ेंगे, बस खत्म हो जाएगा। लिखिए भाई, इफ अ पार्टिकल ऑफ मास m moving with velocity v, moving with velocity v, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? E is equal to half mv square। ये मोमेंटम टर्म में क्या जाएगा? p स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, तो अगर चाहे तो v का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? है ना? अच्छा e के p y हम ऐसे कर लो, अरे ऐसे कर लो, इसके टर्म अंडर रूट 2e। ठीक है बेटा, मोमेंटम के टर्म में अगर मोमेंटम को चाहे तो mv क्या लिख सकते हैं? mv होता है यहाँ से भी उठा के पुट कर दिया और कुछ नहीं किया। ठीक है, m अंदर जाएगा तो m स्क्वायर बन जाएगा, डिनोमिनेटर का m कट जाएगा। ठीक है, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? वेवलेंथ होता है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका?
एच अपॉन एम वी या फिर एच अपॉन अंडर रूट 2 एम। ठीक है बच्चा, लिखिए द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल क्या ऑर्डर होता है 10⁻12 24 बहुत ही छोटा है ना, माइक्रोस्कोपिक है, ऑलरेडी बता रहे हैं। बेटा पानी की बोतल नहीं मिली है तो ये गलत हो रहा है, इधर गिलाओ। The smallest wavelength whose measurement is possible is of gamma rays. देखिए the smallest wavelength of particle whose measurement is possible is gamma rays. चलिए देखिए, लिखिए हम लिख रहे हैं wavelength whose measurement possible टेन टू माइनस 5 किया था लैम्डा अप्रॉक्सीमेटली 10⁻5 मतलब माइक्रोस्कोप पार्टिकल की वेवलेंथ हम मेजर नहीं कर सकते। दिस इज द रीजन व्हाई this is the reason why the wave nature of microscopic particle is not the particle is not visible या observable। ठीक है, the wavelength of matter wave, ये लिख लो पूरा, the wavelength of associated with the microscopic associated with the microscopic particle like electron, proton, neutron, alpha particle, etc. is of order 10 to the power minus 10 meter. It is equal to the wavelength of X-ray. It is equal to the wavelength of
which is within the limit of measurement, which is within the limit of measurement, hence the wave nature of these particles is observable. Hence the wave nature of नेक्स्ट हो गया. यस सर. डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द चार्ज पार्टिकल. इसी चार्ज पार्टिकल के साथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैसे एसोसिएट होती है. लिखिए, लेट अ चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज, लेट अ चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज स्मॉल q is accelerated by potential difference, is accelerated by potential difference. क्या है आपका v. ठीक बेटा. ऐसे केस में क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज इनटू स्टॉकिंग पोटेंशियल की जगह पोटेंशियल आ जाएगा. अरे पढ़ के आया ना फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में. ठीक है. और P इज इक्वल टू ऑलरेडी क्या था, √2m E. ठीक है. E की जगह क्या आ जाएगा, QV. क्या आ गया, तो डी ब्रॉगली वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p. एक बार आ गया h अपॉन √2m e, एक बार क्या आ गया h अपॉन √2m qv. ठीक है. हो गया. यस सर. लिखो यहाँ पर, सर एक बार पीछे देखो. यही लिख लो भैया. डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन. तो हम क्या करेंगे पता है, इसी फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर देंगे. तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9.1 × -31. ठीक है. और चार्ज कितना होता है, 1.6 × -19. और h कितना हो जाएगा, 6.62 × 10⁻34. सारी वैल्यू उठा के पुट कर दो, लैम्डा निकल जाएगा. तो लैम्डा क्या हो जाएगा, h अपॉन √2q और बताइए 2mv, माफ करना 2m. 2m/qv. हाँ, पहले पुट कर दो. तो v को वोल्ट में छोड़ देना. ठीक है. क्या हो जाएगा, 6.62 × 10⁻34 √2 9.1 × -31 1.6 × -19 हो जाएगा वो तो वोल्ट तो कट जाएगा. ठीक है. वोल्ट के बाद. ठीक है. ऊपर क्या रहेगा, मीटर. ठीक है. सॉल्व कर लिया जाए. इसकी वैल्यू सॉल्व करने पर आएगी 12.27 × -10. इसकी यही फॉर्मूला होता है एक्चुअली में. यही फॉर्मूला होता है, लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 10 टू द पावर -10. और वोल्ट की वैल्यू पता नहीं थी, अंडर रूट v. और यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर अंडर रूट. ठीक है.
मीटर न्यूमरेटर में आएगा ये न्यूमरेटर में आएगा। मैं उसकी यूनिट कन्वर्ट कर रहा था अब ठीक है। अगर एंगस्ट्रॉम लिखना है तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 12.27 अपॉन, ठीक है। और इससे क्लियर होता है कि वेवलेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर रूट टाइम्स ऑफ द पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप इलेक्ट्रॉन। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है तो क्या आंसर हो जाएगा, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर फॉर्मूले में, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा 12.27 का स्क्वायर अपॉन लैम्डा, ये तो होगा ना। और यूनिट क्या हो जाएगी, अब यहाँ हो जाएगा वोल्ट एंगस्ट्रॉम स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। हाँ ठीक है, पता है ये क्यों कर रहे हैं, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं बच्चे, जिसको अभी भी नहीं आया। यहाँ पे जब इसकी यूनिट खुलेगी तो वोल्ट में खुलेगी, तो ये वोल्ट वोल्ट कट जाएगा, आंसर किसमें आएगा, एंगस्ट्रॉम में या फिर मीटर, इसलिए किया था, इसने मैंने सही किया उसको, ठीक है। चलिए हो गया ये पूरा। और इसको मल्टीप्लाई, इसको स्क्वायर कर लेना यार, ये आएगा 150.6 वोल्ट, ठीक है। अब ये एंगस्ट्रॉम स्क्वायर भी यहाँ से कट जाएगा जब लैम्डा की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो, ठीक है, ये हो गया। अब पढ़ लेते हैं अनचार्ज पार्टिकल, चैप्टर खत्म करते हैं जल्दी से। डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अनचार्ज पार्टिकल, तो अब क्या हो जाएगा बताइए, लिखिए। यहाँ पर अनचार्ज पार्टिकल को एनर्जी कैसे प्रोवाइड करते हैं, थर्मल एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ होता है थर्मल एनर्जी E इज इक्वल टू होता है 3 टाइम्स KT अपॉन D/2 E, ठीक है। और डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या हो जाएगा फिर से, लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन फिर से √2m H अपॉन P, और अब तो रट गए हो गए, H अपॉन √2m E हो गया, और ये हो जाएगा H अपॉन √2m into 3/2, ठीक है। यहाँ से जाएगा लिखिए के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, क्या क्या होता है बोल्ट्जमैन, ठीक है बेटा, ये ले लो। टी तो जानते हो टेम्परेचर इन केल्विन, ऐसा में क्या होता है टी, टेम्परेचर इन केल्विन, और वो थर्मल एनर्जी है तो क्लियरली है कि वो टेम्परेचर ही होगा, फिर भी ठीक। ये हो गया पूरा तुम्हारा, यहाँ खत्म हो गया तुम्हारा डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन, बिकॉज डेविएशन जर्मन एक्सपेरिमेंट नहीं है तो बस यही पढ़ना है और चैप्टर आपका खत्म। तो मॉडर्न फिजिक्स यहाँ पर खत्म, अभी एक पार्ट हो गया, सेमीकंडक्टर बचा है, सेमीकंडक्टर पढ़ना है। और हम लोग सेमीकंडक्टर भी बहुत छोटा है बिकॉज ट्रांजिस्टर नहीं पढ़ना है, तो हम लोग को आप पढ़ना है पीएन जंक्शन डायोड, जेनर डायोड और कैरेक्टरिस्टिक कर्व, और उसके बाद कम्युनिकेशन है। रेक्टिफायर तो उसी का पार्ट हो गया ना, पीएन जंक्शन पढ़ेंगे तभी तो पढ़ेंगे रेक्टिफायर, डायोड ही लगाते हो रेक्टिफायर में, लिख लो। ये खत्म कर लेते हैं, फिर उसको अगली क्लास में पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स, लिखिए पहले ये खत्म कर लेते हैं फिर बाद की बात। इलेक्ट्रॉन revolves round the nucleus in the form of stationary waves. Around the nucleus in the form of वेव दिख रही है कि नहीं, चक्कर तो लगाता है, इतना तो पता ही था, ऐसे पढ़ते थे ना शेल के चक्कर में। न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस और प्रोटॉन यहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता रहता है। लेकिन अब इसको तुम कैसे इमेजिन करोगे, अब ये थोड़ा गंदा बन गया, ठीक है, यहाँ वाला ये थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए, ठीक है, ऐसा ही बना, वैसे इतना बुरा नहीं बना,
ठीक है, चलिए स्टेशनरी वेव्स, ठीक, in the similar fashion as a stationary wave in vibrating string. ठीक है, फुल स्टॉप. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन दोज सर्कुलर ऑर्बिट, फुल स्टॉप वर्क. इलेक्ट्रॉन revolves in those circular orbit whose circumference is an integral multiple, whose circumference is integral multiple of de Broglie wavelength. Associated with that. ठीक है, तो क्लियर हो गया कि 2 पाई आर इज इक्वल टू क्या है, एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ व्हाट, यहाँ से अगर चाहें हम लोग तो फॉर्मूला क्या होता है, h इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p. लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, h अपॉन p, है ना, और p क्या होता है, mv होता है. ठीक है, तो mvr इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम होता है ना, mvr इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, nh अपॉन 2 पाई. ठीक है, डन हो गया. दिस इज द बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन. ठीक है, इसे कहते हैं बोर क्वांटाइजेशन. कंडीशन क्या है फिर बताओ जल्दी से, ये अगर इसको अभी भी याद नहीं है, याद क्या करना है बता देना भैया. क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है जहां पर आपका इंटीग्रल मल्टीपल किसका होना चाहिए, de Broglie वेवलेंथ का. यही कंडीशन कहते हैं बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन. ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा और mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई. ठीक है, ये हो गया. चलिए अब क्या पढ़ा दें तुम लोग को, क्वेश्चन करता है. लिखो क्वेश्चन करो. चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है भाई, यहाँ कह रहे हैं फाइंड द इनिशियल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज चेंज्ड बाय pm. ठीक है, तो इनिशियल की बात कर रहे हैं, हमने चेंज किया है कितना, pm हो गया है. द de Broglie wavelength एसोसिएटेड विद इट चेंजेस बाय 0.50%. 0.5% चेंज हो गई. कैसे होगा फिर ये क्वेश्चन, तो रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है 0.5,
है ना, रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो हम क्या कर देंगे, कुछ नहीं करना है सर, डी लैम्डा चेंज अपॉन ओरिजिनल, ठीक है, इनटू 100 कर दीजिए, परसेंटेज बन जाएगा वैल्यू में। और बताओ, है ना, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, वेरी गुड। तो अगर हम चाहें तो रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं। रेट ऑफ चेंज कितना आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज आ जाएगा सर 0.5 अपॉन 100 या फिर 1 अपॉन 200। क्या भैया, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम दिया हुआ है पीएम, डेल पी दिया हुआ है पीएम, यही तो दिया हुआ है ना। हमसे पूछ क्या रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि हमें इनिशियल मोमेंटम बताइए। हाँ क्या बेटा, कुछ तो बोला है, इतनी तेज बोला, यहाँ तक आ गई है बस, तुम कह रहे कुछ नहीं बोला। 200 पीएम बोलो, वेरी गुड, सही तो है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा फॉर्मूला, P इज इक्वल टू क्या होता है, H अपॉन लैम्डा, ठीक है। P इज इक्वल टू क्या होता है, H बाई लैम्डा। डिफ्रेंशिएट कर दें इसको अगर हम, तो क्या आ जाएगा, dP बाई डी लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए, माइनस, क्योंकि H तो कांस्टेंट है सर, तो लैम्डा को कहाँ जाना पड़ेगा, न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा माइनस H अपॉन लैम्डा स्क्वायर, है ना भैया। समझ में आ रहा है कि नहीं। x की पावर n का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है बताइए, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। जब n ही -1 है तो -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -1 क्या हो जाएगा, +2, और -2 नीचे आएगा तो बन जाएगा +2। ये डिफरेंशिएशन था सिंपल सा यार, ठीक। तो मैं चाहूँ तो इसको स्प्लिट कर सकता हूँ, माइनस H अपॉन लैम्डा इंटू 1 अपॉन लैम्डा, क्या भैया, ठीक है, ठीक। क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ गई बताओ, माइनस P अपॉन लैम्डा, क्या आ जाएगी, माइनस, इस तरीके से रिलेशन बनाया जाता है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई इट, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपको dP अपॉन P इक्वल टू क्या आ गया, डी लैम्डा अपॉन लैम्डा, ठीक है। किसी को अभी भी दिक्कत है क्या, सुधा कुमारी इधर देखो, थोड़ा सा मेहनत करो, आंसर हो जाएगा। H अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू P है बेटा, ठीक। यहाँ H अपॉन लैम्डा को P से हटा देंगे, मल्टीप्लिकेशन में माइनस P इंटू लैम्डा करेंगे, 1 अपॉन लैम्डा करेंगे, क्या आ जाएगा, माइनस P अपॉन लैम्डा, और ये किसके बराबर है, dP अपॉन डी लैम्डा, ठीक है। तो dP अपॉन डी लैम्डा बराबर हो गया माइनस P बटे लैम्डा। लैम्डा को आप डी लैम्डा को इधर भेज दीजिए और P को नीचे, तो क्या बन जाएगा, dP अपॉन P इज इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन लैम्डा, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं मॉड लगा दूँ तो माइनस साइन एडजस्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मैंने कहा सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर रहा हूँ, तो माइनस साइन गायब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर dP मतलब PM, चेंज इन कितना दिया है, PM अपॉन P इज इक्वल टू 1 अपॉन 200, P इज इक्वल टू आ गया 200 PM। ले भाई आंसर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना आसान है। A neutron is accelerated through a potential of 500 volt, तो V की वैल्यू दिया हुआ है 500, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, फाइंड द पोटेंशियल थ्रू व्हिच अ सिंगली आयनाइज्ड हीलियम आयन इज टू बी एक्सेलरेटेड फॉर द सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है। इसमें एक्चुअली थोड़ी सी केमिस्ट्री चाहिए, है ना, रिलेशन चाहिए होगा आपको, ठीक है। किसके बीच में, चार्ज और मास, हीलियम और इसका न्यूट्रॉन का, तो जिसको आएगा वो कर लेगा। क्या होगा बताओ, mv कांस्टेंट रहेगा क्या, mv क्या रिप्रेजेंट करता है, पोटेंशियल है वो, ठीक है। लिखिए लैम्डा करो, लैम्डा क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m3v, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से अगर देखें तो ये एम वी क्या निकलेगा, कांस्टेंट, क्योंकि वी क्या है आपका कांस्टेंट, क्यू क्या होगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ जाएगा मास ऑफ हीलियम इनटू वी हीलियम इज इक्वल टू
मास ऑफ न्यूट्रॉन इनटू पोटेंशियल है फॉर न्यूट्रॉन। ठीक है, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, वी हीलियम नहीं पता है, ठीक है ना, तो हमें क्या चाहिए, कह रहे हैं कि पोटेंशियल बताना है ना, तो चेंज कितना आएगा। तो यहाँ पर मास ऑफ हीलियम और मास ऑफ न्यूट्रॉन के बीच में क्या रिलेशन होता है, बताइए, कोई रिलेशन आपको पता है? न्यूट्रॉन क्या होता है? 4 रहेगा 2 VD, यहाँ ही कट जाएगा, MD आएगा, MD कट जाएगा, ठीक है, ये देखो 4 VHE हीलियम, ठीक है, ठीक है, वैल्यू पुट कर डालो, कितना आ जाएगा, 250। यस सर। अगर मुझे लिखना है, मैंने 2 मल्टीप्लाई किया एक्स्ट्रा, तो जो आपका मास ऑफ न्यूट्रॉन का ट्वाइस होगा ये हीलियम, ठीक है, जिसको अभी भी नहीं आया, मैंने क्या कर दिया, ऐसा लग रहा है तुम्हारे लिए आसानी से कर देते हैं, देखो प्रूफ कर देते हैं बच्चों को, फिर मुझे वो वापस से करना पड़ता ना 250, तो मैंने कहा उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 500 से मल्टीप्लाई करके फिर कर देंगे। लो भैया देखो, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन इनटू इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन इनटू कितना दिया हुआ है, ये 500, ये यहाँ से कट गया, VHE कितना आ गया, 250, इसका आंसर। क्वेश्चंस बहुत आसान है, बस थोड़ा बहुत रिलेशंस पता होना चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए एक्चुअली, थोड़ी सी केमिस्ट्री चाहिए। एंड अब अल्फा पार्टिकल को तो पता ही होगा, ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन होता है इसका चार्ज, है ना, चार्ज ही पता होना चाहिए, मास पता होना चाहिए, है ना। अल्फा पार्टिकल मूव्स इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 0.83 सेंटीमीटर, आर दिया हुआ बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फोर्स क्या काम करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह, और मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है 0.25 वेबर पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द डी पार्टिकल वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल। क्या निकालना है, जल्दी निकालिए, तुरंत फटाफट। तो कैसे करेंगे, H वही वाला फॉर्मूला पुराना, H/T रिलेशंस यूज करिए और सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा, QBR, H/QBR, H/QB, वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, आंसर निकालो, ठीक है। अगर किसी को याद नहीं आ रहा है भैया, QVB साइन थीटा होता है फॉर्मूला, वहाँ थीटा क्या है भैया, यहाँ पर 90, QVB इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन, ठीक है, इस तरीके से किया, v कट जाएगा, एक भी बच जाएगा, ताकि जब रीअरेंज करोगे तो लैम्डा के टर्म में ही आ जाएगा, ठीक है। लैम्डा आएगा 0.01 एंगस्ट्रॉम, इसका आंसर है, कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ दी गई है, नहीं आता है देखो 6.62 लिख लो, 10⁻34 हो गया, नीचे Q की वैल्यू कितनी दी हुई है, Q की वैल्यू कहाँ है, तो निकाल लो ना, Q इससे निकाल लो, इसके मदद से Q को आप रीअरेंज करके स्प्लिट कर लेना, ठीक है। क्यों नहीं दिया हुआ है, अरे काहे नहीं दिया हुआ है, अल्फा पार्टिकल दिया हुआ है, क्या बकवास है, 2 × 1.6 10⁻, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, जब बेवकूफ है कह रही है नहीं पता है। अल्फा क्या होता है, ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा ये, ठीक है। फिर B कितना दिया है 0.25, और क्या दिया हुआ है, R दिया हुआ है 0.83, 10⁻², कर लीजिए सॉल्व, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी जो आंसर आएगा मीटर में फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसका आंसर किसमें आएगा, मीटर में, मैंने ऐसा ही पुट किया हुआ है, ये मीटर में आ रहा है, मीटर से कन्वर्ट किया आपने एंगस्ट्रॉम में, ठीक है, तब 0.01 आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप कर लेना घर पे। फॉर व्हाट काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन विल बी एसोसिएटेड विद डी ब्रॉगली वेवलेंथ b 1.40 10⁻10 मीटर, लैम्डा इतना होना चाहिए, मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ है 1.675 × 10⁻27, करिए। आपसे क्या पूछा जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी, आपसे पूछा जा रहा है काइनेटिक एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एम वी स्क्वायर ही तो होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, वी निकाल लो निकल जाएगा। लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी मतलब एम वी, वी इज इक्वल टू एच अपॉन एम लैम्डा। खत्म यार, क्वेश्चन तो नहीं था, क्वेश्चन तभी नहीं है, बस कैलकुलेशन है, नोटिस कर लो ये पूरी मॉडल में कैलकुलेशन कर लेना, अगर कर लो कैलकुलेशन तो आंसर आ जाएगा, नहीं तो नहीं कर कुछ होगा। ठीक है 6.6 -20 34, नीचे क्या आ जाएगा, मास दिया हुआ है 1.675 10 की पावर -27, इतना बेकार क्वेश्चन था ये। फिर लैम्डा कितना दिया है 1.40 10 की पावर -10, इतना सॉल्व कर लो, वी मिल जाएगा। काइनेटिक एनर्जी निकालना कितना आसान है, हाफ एम वी स्क्वायर कर लेना, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना ही करना है बेटा, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। जब पूरा सॉल्व करेंगे बहुत लंबी कैलकुलेशन करनी है, 6.69 -27 ये हो जाएगा इसका आंसर। और आंसर किस में आएगा, एसआई में आएगा। एसआई में क्या होगा, ये 27 की 21 कर लो, और ये जूल में आएगा। सबका एक ही होमवर्क है, यूनिट पे कमांड कर लो, कन्वर्जन पे कमांड कर लो, चैप्टर पे कमांड ऑलरेडी हो जाएगी। ठीक है, ठीक। अगला, एन इलेक्ट्रॉन एंड ए फोटोन हैव गॉट द सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पास भी डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है, और मतलब लैम्डा ई और लैम्डा पी दोनों सेम है। ठीक है, प्रूव दैट टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन। तो कह रहे हैं लेकिन आपकी काइनेटिक एनर्जी वो सेम होगी कि नहीं होगी, वो आप बताइए। ठीक है, तो कर सकते हैं इसको, E इज इक्वल टू क्या होता है, mc स्क्वायर। ठीक है, C का रिलेशन लैम्डा के साथ होता है, और लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन mv। लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन, ये मैं करवा रहा हूँ इम्पोर्टेंट। ठीक, और m अगर निकालना है, मास निकालना है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, तो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा v। ठीक है, ये हो गया। ठीक, तो ये जाएगा E इज इक्वल टू क्या जाएगा, SC स्क्वायर अपॉन क्या जाएगा, लैम्डा V। एनर्जी ऑफ प्रोटॉन निकालना है तो 80 बाई लैम्डा। ठीक है, रेशियो निकाल लो, आंसर पता चल जाएगा। इसका रेशियो निकाल लो, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर हो गया। ई अपॉन ई पी इज इक्वल टू जाएगा SC स्क्वायर अपॉन लैम्डा V इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा अपॉन ये जाएगा C अपॉन लैम्डा। C क्या है, V C अपॉन V। ठीक, सो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ। ठीक है, ये हो गया। ये सारे फॉर्मूले की तरह ही हैं। अगला क्वेश्चन, अगर लैम्डा ई लैम्डा पी क्या डिनोट करता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन after they are accelerated from rest through potential difference V naught, then find the relation between lambda E and lambda P। तो कह रहे हैं लैम्डा ई और लैम्डा पी के बीच में रिलेशन निकालो। तो क्या हो जाएगा भाई, फॉर्मूला क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m q V नॉट, यही तो होगा ना भैया, ये फॉर्मूला याद है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो V नॉट कांस्टेंट है। ठीक है, तो लैम्डा क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, लैम्डा विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m। 2 constant q constant V naught is also constant because इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है मैग्नीट्यूड में। ठीक है, अब यहाँ सिर्फ मैटर किसका होगा, मास का, तो मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा लैम्डा प्रोटॉन से। ठीक है, ये हो गया। और अगर एक फॉर्मूला बनाना है तो मैं लिख सकता हूँ लैम्डा इलेक्ट्रॉन अपॉन लैम्डा प्रोटॉन इज इक्वल टू अंडर रूट मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ। एंड लास्ट क्वेश्चन इसके बाद,
शुभम सिंह बहुत लेट आए हैं आप। चलिए देखिए, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ वेवलेंथ फॉर प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल। अब रिलेशंस पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक। और इफ दे आर एक्सलेटेड टू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, तो फिर से v क्या है, कांस्टेंट। इस बार खेल किसका हो जाएगा, आपका चार्ज का और मास का। तो लैम्डा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल जाएगा, 1/√, मास और चार्ज। ठीक है, अब सबका अलग अलग बना लो, रेशियो निकालना है। तो क्या हो जाएगा, लैम्डा प्रोटॉन क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन इनटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन। लैम्डा न्यूट्रॉन इस इनवर्सली क्या हो जाएगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन और चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन। और ये हो जाएगा लैम्डा ई, एक सेकेंड, प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल है ना, ई कहाँ है, अल्फा, क्या हो जाएगा, मास ऑफ अल्फा और चार्ज ऑफ अल्फा। इन दिनों का रेशियो निकालना है। न्यूट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है, पहली बात तो ये जान लीजिए आप लोग, पहली चीज़ सीख लिए। और अब सुन लो, अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की, तो वो ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है। अल्फा पार्टिकल की बात करते हैं तो 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है। तो लिख लो इसको, मास ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। चार्ज की बात करते हैं, क्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आपका प्रोटॉन, ठीक है, 2 ही लिख लो। और चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन, किस बराबर है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। ये किसके बराबर, ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, जिसको नहीं आता है, ठीक है। अब यही सब इस्तेमाल करके मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ, लैम्डा पी रेशियो लैम्डा डी रेशियो लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1/√, बंद करो यार, QP, फिर रेशियो 1/√, क्या जाएगा ये, ट्वाइस ऑफ MP, और फिर यहाँ जाएगा QP, तो क्या जाएगा, रेशियो 1/√, 4 टाइम्स ऑफ MP और 2 टाइम्स ऑफ QP। ये अल्फा का है लास्ट वाला, ठीक है। और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर ऐसा दिखेगा, लैम्डा पी रेशियो लैम्डा डी रेशियो लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू 1 रेशियो 1/√2 रेशियो 1/2 रेशियो 1/2 ठीक है बेटा। ये हो गए तेरे फाइनल क्वेश्चंस, ठीक है। ये मैंने तुम्हें इतना पढ़ा दिया, चैप्टर तुम्हारा यहीं पर खत्म होता है। अगली बार जब मिलेंगे तो सेमीकंडक्टर एक चैप्टर है, बस वो पढ़ना है, और हम लोग लॉजिक गेट थोड़ा सा पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन तो आपका रिमूव हो गया, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, पढ़ेंगे अगली क्लास में।